नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रमुख देशों का दौरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकी हमलों पर भारत के करारे जवाब से दुनिया हैरान और पाकिस्तान भयभीत है। निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर QR स्कैन कोड के जरिए युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने को लेकर अभियान चलाने को कहा। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने टैलेंट हंट के तहत 5 महिला सहित 25 प्रतिभाशाली गेंदबाजों का चयन किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न देशों में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। ये प्रतिनिधिमंडल इस महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों और अन्य प्रमुख देशों की यात्रा पर जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद, प्रमुख राजनेता और प्रबुद्ध राजनयिक शामिल होंगे। बहुदलीय शिष्टमंडल का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सहमति और आतंकवाद से लड़ने के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण को विश्व के सामने रखना है। वे दुनिया को भारत का सख्त संदेश देंगे कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति रखता है। इन 7 शिष्टमंडलों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम की कनिमोझी करुणानिधि, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बहुदलीय शिष्टमंडल के बारे में कहा है कि ये भारत के साझा संदेश को लेकर चलेंगे। ये राजनीतिक मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत का यह सामूहिक संकल्प दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि पूरा भारत एक स्वर में दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी रूप से अपनी बात कहे और आतंकवाद को समाप्त करना दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। गुजरात में एक जनसभा में उन्होंने आतंकवादी कृत्यों के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों की निर्णायक कार्रवाई की सराहना की। मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर दिया। आतंकवाद के विरुद्ध सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच पूरा देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार की भी सशस्त्र बलों के सम्मान स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर युगेंद्र सिंह यादव का स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध में असाधारण बहादुरी का परिचय दिया था। सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को न्याय दिलाने का एक निर्णायक कार्य था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के निवासी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध के दौरान उनकी भूमिका के लिए सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 3 और 4 जुलाई 1999 की रात को टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए घातक प्लाटून की अग्रणी टीम का हिस्सा थे। शीर्ष पर पहुंचने का रास्ता चट्टानी और बर्फ से ढका था। जोखिम की परवाह किए बिना उन्होंने स्वेच्छा से अपनी टीम का नेतृत्व किया। आधे रास्ते में एक दुश्मन बंकर ने उन्हें देख लिया और मशीन गन और रॉकेट से हमला कर दिया, जिससे कमांडर और उनके 2 साथी शहीद हो गए और प्लाटून रुक गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव दुश्मन के ठिकाने तक रेंगते हुए पहुंचे और इस प्रक्रिया में कई बार घायल भी हुए। अपनी चोटों और दुश्मन की गोलियों की बौछार के बावजूद वे दुश्मन के ठिकानों की ओर चढ़ते रहे और ग्रेनेड फेंकते हुए अपने हथियार से लगातार फायरिंग करते हुए उन्होंने 4 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। उनके वीरतापूर्ण कार्य से प्रेरित
प्रभावित होकर प्लाटून ने नए जोश के साथ अन्य ठिकानों पर हमला किया और टाइगर हिल टॉप पर कब्जा कर लिया। 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योगेंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा मानद कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रदेश भाजपा की ओर से जिला मुख्यालयों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पटना में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा और विजय जुलूस निकाला गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता समेत महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुई। इधर दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर के नेतृत्व में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गयी। प्रदेश में खरीफ 2023 मौसम में फसल सहायता के लिए 46 करोड़ 49 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। पटना में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने 12 जिलों के किसानों के खातों में यह राशि आवंटित की। इसके अलावा रबी 2023-24 और खरीफ 2024-25 के अंतर्गत किसानों के आवेदनों का सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सत्यापन के बाद किसानों के खातों में राशि आवंटित की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता के अवसर पर 15 जून से सभी प्रखंडों और पंचायतों में सहकारिता चौपाल लगाई जाएगी। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत को पहला स्थान हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का स्वागत किया है। अगरतला में उन्होंने कहा कि भारत का दुग्ध उत्पादन विश्व के 2% औसत वृद्धि की तुलना में प्रतिवर्ष 6% बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री का 1 दिवसीय दौरा होना था, लेकिन अब वे 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का पहले 1 दिवसीय दौरा विक्रमगंज का था, लेकिन अब ये 2 दिवसीय दौरा हो गया। प्रधानमंत्री जी 29 तारीख को शाम में बिहार के धरती पर आएंगे और प्रस्तावित है कि 29 को ही पटना एयरपोर्ट, जो इस देश के अंदर एक अच्छा एयरपोर्ट, विकसित एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कुछ और कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है, जो प्रोग्राम आने के बाद आपको बताया जाएगा। रात्रि विश्राम है और दूसरे दिन फिर विक्रमगंज में बिहार को सौगात देंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री 29 मई को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 65,150 वर्ग मीटर में फैला होगा, जो मौजूदा टर्मिनल से काफी बड़ा है। श्री चौधरी ने कहा कि इस टर्मिनल के शुरू होने पर उड़ानों की संख्या 34 से बढ़कर 75 और यात्री क्षमता 25 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में AI आधारित सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली होगी। इसमें विशाल वेटिंग एरिया, उन्नत सुरक्षा प्रणाली और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं होंगी। निर्वाचन आयुक्त डॉ विवेक जोशी आज अपने बिहार दौरे के तीसरे दिन सशस्त्र सीमा बल SSB के अधिकारियों के साथ आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सुरक्षा बैठक करेंगे। यह बैठक पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में होगी। इससे पहले कल डॉ जोशी ने पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण का फील्ड विजिट भी किया। उन्होंने चुनाव तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निर्वाचन आयुक्त ने युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाने को कहा। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर वोटर हेल्पलाइन का QR कोड लगाने को कहा, ताकि युवा अपना नाम जुड़वाने के लिए आगे आएं। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में NDA 225 सीटें जीतेगा। श्री कुमार ने मधुबनी के सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत की। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने इस दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार जिले में कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।
इधर मौसम विभाग ने बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, नवादा सहित दक्षिण पूर्व बिहार के कई क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया और राज्य के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए के तत्वावधान में पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में 25 गेंदबाजों का चयन किया गया है। इसमें पुरुष वर्ग में 20 और महिला वर्ग में 5 गेंदबाजों का चयन किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों से 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी करसन घावरी और सलील अंकोला चयनकर्ता के रूप में शामिल थे। इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर करसन घावरी ने कहा कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आने वाले दिनों में बिहार के कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। वो इन नए खिलाड़ियों के लिए, यंग खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बात है और यही बच्चे इन्हें बिहार क्रिकेट को कहाँ ऊपर ले जाएंगे, मतलब कितनी ऊंचाई पे ले जाएंगे कि किसी को अंदाजा नहीं होगा। लेकिन तो वक्त आने पर मालूम पड़ेगा, वक्त ही बताएगा कि कौन कैसा कर रहा है, किसके अंदर कितना दम है। और हम सब यही चाहते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि यही बच्चे इन्हों बिहार क्रिकेट को बहुत ऊपर ले जाए, बिहार का क्रिकेट की दुनिया में, हिंदुस्तान में उनका नाम हो। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस अवसर पर देश में पुरातत्व संरक्षण विभाग के संरक्षण वाले सभी स्मारकों और संग्रहालयों में आज प्रवेश निःशुल्क रहेगा। ये संग्रहालय और स्मारक देश की धरोहर को संजोए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने तथा शिक्षा और संवाद को बढ़ावा देने में संग्रहालयों की भूमिका की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस अवसर पर पटना में कला, संस्कृति और युवा विभाग की ओर से 1 दिवसीय संगोष्ठी और परिचर्चा का आयोजन किया गया है। परिचर्चा का विषय है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालय का भविष्य। इंटेक पटना चैप्टर योर हेरिटेज की संयुक्त तत्वावधान में कल पटना कलम चित्रकला शैली प्रशिक्षण और कार्यशाला के अंतर्गत परिचर्चा का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम पटना के कला और शिल्प महाविद्यालय में होगा। और अब पटना से प्रसारित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है पटना में मल्टी मॉडल हब और भूमिगत पाथवे का लोकार्पण। अखबार लिखता है मल्टी मॉडल हब से आवागमन आसान, पैदल यात्रियों को भी होगी सुविधा। दैनिक जागरण लिखता है बिजली बाधित होने की शिकायत का 30 मिनट के भीतर समाधान करने का आदेश, शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीकृत प्रणाली को विकसित करने का निर्देश। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षक हाजिरी घोटाले का खुलासा, जांच में 8000 से अधिक शिक्षक फर्जी हाजिरी बनाने में पकड़ाए। प्रभात खबर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयुक्त के हवाले से लिखा है पब्लिक प्लेस पर QR कोड स्कैन कर बनेंगे वोटर। आज अखबार का शीर्षक है ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने विदेश जाएंगे सांसद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रमुख देशों का दौरा करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आतंकी हमलों पर भारत के करारे जवाब से दुनिया हैरान और पाकिस्तान भयभीत है। निर्वाचन आयुक्त विवेक जोशी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर QR स्कैन कोड के जरिए युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने को लेकर अभियान चलाने को कहा। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने टैलेंट हंट के तहत 5 महिला सहित 25 प्रतिभाशाली गेंदबाजों का चयन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।